नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अपने साकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ओके साथियों, अपन बात कर रहे थे पादप पोषक तत्वों की, जिससे पहले मैं लगभग आपके 2 से लेकर 3 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और इस क्लासों को आप रेगुलर देखें और उसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी जरूर साथ में बनाएं, क्योंकि नोट्सों के बिना आप अगर वीडियो देख के अगर क्लास को छोड़ रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। साथ साथ में जो जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको तुरंत ही अपनी नोट आउट जो नोटबुक है उसके अंदर आपको नोट आउट कर लेना है। ओके साथियों, आपका जो टॉपिक चल रहा था पिछली बार, जो अपन ने लगभग टॉपिक छोड़ा था, वो आपके छोड़ा था पादप पोषक तत्व। कौन सा छोड़ा था दोस्तों? पादप पोषक तत्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर एक एग्जाम के अंदर लगभग 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफी वेटेज रखता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, विशेष जो जेड के बच्चे हैं, तो राजस्थान के अंदर जेड का पेपर दे रहे हैं, उनमें ये जो है आपके केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपके कुछ क्वेश्चन कभी कभी बायो के अंदर भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो है एग्रीकल्चर के भी अंदर रहते हैं। तो बिल्कुल निश्चित होकर आप पढ़िए। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादप पोषक तत्व जो है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि मृदा में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है उसको अपने को किस प्रकार से पढ़ लेना है। ओके साथियों, तो आप मेरे साथ में हेडिंग लगा दीजिए कि मृदा में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी डिफिकल्ट वर्गीकरण भी है ये, और काफी बच्चों को ये दिक्कत भी देता है, काफी बच्चे रट भी लेते हैं, तो इसको आपको आज आसानी से समझ लेना है। बहुत इजी है, आप साथ में जुड़े रहिए, आपको बहुत इजी तरीके से बता दिया जाएगा। ओके साथियों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोषक तत्व है कितने। तो आपको पता है कि 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, अपन क्लास नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। 17 आवश्यक पोषक तत्व है कौन कौन से, उसको मैं एक बार लिख रहा हूं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये तो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कौन आ गया? एनपीके। सेकेंडरी के अंदर कौन आ गया? कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर। उसके बाद अपन बात करें तो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व साथियों 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। सबसे पहला आ रहा है कॉपर, दूसरा आ रहा है क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। कौन सा साथियों? मैग्नीज और मोलिब्डेनम। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आयरन, जिंक, बोरॉन और निकल। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि सीएम साहब एफजेड गाड़ी लेके बीकानेर घूम रहे हैं। क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरॉन, निकल, यही हमारे 8 क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ओके, सबसे पहले अगर आपसे पता होना चाहिए कि पौधा इसको किस रूपों में लेता है, ये आपको पता है तो आप इसके बारे में सारा का सारा आराम से इजीली तरीके से याद कर सकते हो कि पौधा जो है हमारा, एक पादप जो है वो अपने इस पोषक तत्वों को किस रूप में लेता है। तो आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो मेनली 2 रूपों में ली जाती है। NO3- जिसे अपन बोलते हैं नाइट्रेट, और उसके साथ साथ में ये लेता है NH4+ के रूप में, जिसको अपन बोलते हैं अमोनिकल रूप। ओके साथियों, उसके बाद अगर अपन बात करें तो फास्फोरस 3 रूपों में लिया जाता है। H2PO4-, मेनली तो रूप यही रहता है। उसके बाद अगर अपन बात करें HPO4-2, उसके बाद अगर अपन बात करें तो PO4-3। इस रूप में ये क्या करता है? अपना जो पौधा होता है इस रूप में इस पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। उसके बाद अगर मैं पोटास की बात करूं तो ये K+ के रूप में लेता है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो ये Ca2+ के रूप में लेता है। मैग्नीशियम की बात करूं तो Mg2+ के रूप में। सल्फर की बात करूं तो ये लेता है सल्फेट के रूप में, जिसका सूत्र क्या हो गया? SO4-2। उसके बाद आप सीधे सीधे आ जाओ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करूं तो कॉपर जो है ये Cu2+ के रूप में लिया जाता है। क्लोरीन की बात करूं तो Cl-, Mn की बात करूं तो Mn+2। उसके बाद मोलिब्डेनम की बात करूं तो MOO4-2, याद रखना। उसके बाद आयरन की बात करें तो Fe2+, जिंक की बात करें तो Zn2+, बोरॉन की बात करें तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट H3BO3।
क्या साथियों, H3BO3 या फिर आप कह सकते हो BO4-2। निकिल की बात करें तो ये यूरिया के अपघटन में सहायता करता है और इसको पौधा जो ग्रहण करता है वो करता है Ni2+ के रूप में। ओके साथियों, अब देखिए आप इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे आपको चीजें जो है वो इजी तरीके से आपको याद कर लेनी है। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। कुछ टर्म्स जो है आपको सीधे सीधे याद कर लेने हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं सबसे पहले अधिक गतिशील। क्या लिख रहा हूं? अधिक गतिशील, यानी कि हाईली मोबाइल। जो इंग्लिश में है उनको पता होना चाहिए, मोबाइल का मतलब होता है चालकता, गतिशीलता। यहां पर मैंने गतिशील लिखा है तो इसकी जगह आप चालकता भी लिख सकते हो, बात एक ही होती है। चालकता कह दो या फिर गतिशीलता कह दो। नंबर 1 केस। दूसरा केस देखिए कि सबसे कम गतिशील, यह दूसरा केस आ रहा है। और गतिशीलता को वापिस और किस नाम से जानते हैं? चालकता के नाम से। उसके बाद में आपको लिखना है कम गतिशील। कम गतिशील हो गया। अब आ रहा है इमोबाइल। क्या आ रहा है साथियों? इमोबाइल, ना कि इन। अगतिशील जिसे अपन बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इमोबाइल। ये अपने को याद रखना है। ये आपके लेस देन मोबाइल होते हैं, ये आपके हाईली मोबाइल होते हैं। इसको आपने को इतना तो आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो फिर इससे ज्यादा आपको ये याद करने में बहुत डिफिकल्ट रहेगा। उसमें आप देखिए थोड़ा सा अपन कलर चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो अपन रेड कलर ले रहे हैं ताकि अपना थोड़ा सा सिस्टम सही तरीके से बैठ जाए। चलिए अब आप इसमें सोचिए कि सर ने ये फास्फोरस जो है ये सबसे पहले लिखा ही नहीं। सबसे पहले फास्फोरस जो है इसको सर ने लिखा ही नहीं। चलिए फास्फोरस आ गया, ये अपना रेड कलर आ रहा है। मैंने ऐसे मान के चलोगे ये रेड कलर मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद आप मान के चलिए कि मैंने जिंक भी इसके अंदर नहीं लिखा है। ऐसे मान लेना आप लोगों को, जिंक भी मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है। उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने मैग्नीज जो है वो भी सर इसने नहीं लिखा है। इतना अब आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इजी तरीके से आपको पढ़ना है तो आपको मानना पड़ेगा। सबसे नीचे है अगतिशील, जिसको अपन बोलते हैं इमोबाइल। क्या बोलते हैं साथियों? इमोबाइल। चलिए अब देखिए आप, अब सबसे पहले मान लेते हैं किसी लड़की के पास में, ये कोई एक लड़की है, पौधा बना है लेकिन क्या है? लड़की। किसी लड़की के पास में कोई लड़का, उसके साथ में कोई दोस्त है तो उसको भागने की जरूरत नहीं है। अगर लड़का नहीं है तो भागने की जरूरत रहेगी। देखिए मैं दो डॉट बना रहा हूं, एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। प्लस का मतलब होता है बंदा है, उसको भागने की जरूरत नहीं है। माइनस यानी कि उसको जरूरत है, वो भागेगी। ओके देखिए आप सबसे पहले जिनके ऊपर माइनस चार्ज है उनको सबसे पहले आप किसमें रख दो? अधिक गतिशील के अंदर। किसमें रख दोगे? अधिक गतिशील। सबसे पहले नाइट्रोजन के पास पहुंचो, भैया बात करो क्या आपके पास कोई माइनस चार्ज है? तो नाइट्रोजन कहता है जी जनाब मेरे पास एक नाइट्रोजन चार्ज है। बताइए कौन सा है? NO3- जिसे अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। चलिए सबसे पहले आपको किसमें लिख लेना है? अधिक गतिशील के अंदर आ जाओ और आपको लिख दो NO3-। नंबर 1 देखो मैंने फास्फोरस को आपको छुड़ा दिया है, आपको फास्फोरस टच नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए उसके बाद पोटास के पास गया, पोटास ने कहा नहीं जनाब हमारे पास तो प्लस ही प्लस है। ठीक है। कैल्शियम के पास गए, जी जनाब हमारे पास तो प्लस ही प्लस है, कोई माइनस चार्ज नहीं है। उसके बाद मैग्नीशियम के पास गए, जी जनाब हमारे पास कुछ भी नहीं है। सल्फर के पास आते हैं, सल्फर कहता है कि हां मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप ले जाओ। और नाम क्या रख दिया इसका? SO4-2-, जैसे अपन क्या बोलते हैं? सल्फेट। चलिए उसके बाद सल्फर हो गया, ये प्राथमिक और द्वितीयक तो सारे के सारे खत्म हो गए, जो 6 होते हैं। अब आप आओ कॉपर के पास। कॉपर ने मना कर दिया कि मैं तो Cu2+ के रूप में रहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लोरीन के पास गए, क्लोरीन के कहा हां मेरे पास है, चलिए भैया इनका बंदा है तो इनके साथ रहेगा, लिख दिया। उसके बाद मैग्नीज तो मैंने छुड़वा दिया आपको। मोलिब्डेनम माइनस चार्ज, आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है MOO4-2। उसके बाद आप आओ आयरन, जी जनाब हमारे पास पॉजिटिव है। उसके बाद थोड़ा सही करो इसको। उसके बाद बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन आप देख सकते हो H3BO3। और अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा है तो H3 के बाद में आप में लिख रहा हूं BO4-2। ये अपने को पता होना चाहिए कि BO4-2 का मतलब क्या हो गया? ये जो है माइनस चार्ज है और माइनस वाला बंदा कहां दौड़ेगा? पीछे दौड़ेगा। तो आपको लिख लेना है BO4-2 या फिर आप लिख सकते हो H3BO3। ये अपने को पता होना चाहिए। सबसे जो लास्ट में हमारा जो पोषक तत्व आ रहा है वो निकिल आ रहा है। निकिल को मैं यहां लिख रहा हूं, पौधा निकिल को N2+ के रूप में अवशोषित करता है। क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? जी जनाब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अधिक गतिशील नहीं होगा। चलिए अब आप देखिए अधिक गतिशील कौन से हैं? NO3-, SO4+,
Cl माइनस, MOO4 माइनस 2, BO4 माइनस 2। ये अपने क्या है, सारे के सारे मर्दा के अंदर, कान खोल के सुन लो, आराम से इसको देखना, एक होते हैं पौधे के अंदर, लेकिन मैं यहां पे टॉपिक जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मर्दा में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसको मैंने किस में रख दिया, अधिक गतिशील के अंदर। किसके अंदर रख दिया, अधिक गतिशील, या फिर आप कह सकते हो हाईली मोबाइल, या फिर अधिक चालकता वाला पोषक तत्व। तो देखिए जिसके ऊपर माइनस माइनस चार्ज रहा वो हमारे सारे के सारे कैसे हो गए, वो हमारे सारे के सारे कैसे हो गए, MOO4 माइनस 2। ये हमारा था मोलिब्डेनम। ये कैसे हैं, अधिक गतिशील, किसके अंदर, मर्दा के अंदर। चलिए उसके बाद मैंने आपको छुड़वा कितने दिए, कि सर आपने 3 छुड़वाए। कौन कौन से, फास्फोरस को छुड़ाया, मैग्नीज को छुड़ाया और आपके जिंक को छुड़ाया। चलो ठीक है, सबसे पहला आदमी उठाओ फास्फोरस। फास्फोरस यहां पे रख दो। किस रूप में लिया जाता है, आपके सामने तीनों रूप लिखे पड़े हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक हमने यहां रख दिया। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि फास्फोरस और हमारा जो जिंक है वो मर्दा के अंदर इमोबाइल है, ना कि इनमोबाइल। वो क्या है, अगतिशील है, यानी कि ये गति नहीं करते। आपने डीएपी को कहीं पर भी डाल दिया, डीएपी गति नहीं करती। इसलिए हमारे को एस में जो फास्फोरस के अंदर जो हमारा डीएपी दिया जाता है वो हमेशा बेसल डोज में दिया जाता है। बेसल डोज का मतलब क्या होता है, बुआई से पहले खरपतवारों को, सॉरी उर्वरकों को उपयोग में लेके आना, यह आपका। उसके बाद कम गतिशील, कम गतिशील के लिए अपने पास थोड़ी जगह नहीं बच रही, इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे आ जाए। चलिए कम गतिशील की मैं बात करता हूं। कम गतिशील, कम गतिशील का मतलब क्या हो गया, लेस देन मोबाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उनको अपने को लेना है। अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप आराम से आओ। क्या इस भाई के पास पॉजिटिव चार्ज है, जी जनाब है, तो आप इसको पटाख से यहां पे लिख दो NH4+। चलिए उसके बाद वापिस यहां आओ। क्या इनके पास, हमने फास्फोरस को छोड़ दिया था तो वापिस फास्फोरस के बारे में चर्चा नहीं होगी। पोटास के बारे में बात करें, प्लस है, कैल्शियम के पास प्लस है, मैग्नीशियम के पास प्लस है, तीनों भाइयों के पास प्लस है। बंदे किनके होंगे, कम गतिशीलता के अंदर चले जाओ। सबसे पहला कौन सा, K+, कौन सा साथियों, K+, फिर Ca+2, फिर Mg2+। क्या इतना क्लियर हो रहा है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा वापस आने का प्रयास करते हैं। ये तो सारे के सारे खत्म हो गए। सल्फर की बात करूं तो SO4-, तो ये भैया माइनस का बंदा हमारे को नहीं चाहिए। उसके बाद आप आओ कॉपर के ऊपर। कॉपर की अगर अपन बात करेंगे तो देखो कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि बंदा किसका हो गया, कम गतिशीलता का हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया, Cu2+, ओके। उसके बाद वापिस आओ, किसी को अभी भी शक है कि भैया मेरे को ये पता नहीं चल रहा। क्लोरीन की बात करें, भाई साहब माइनस का बंदा था, पहले जा चुका है, ओके। मैग्नीज की बात करूं, इसको तुम्हारे को टच तक नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये रेड मैंने पहले घुमा रखा है, खतरा है आप लोगों को, यहां पे तो जाना ही नहीं है। 3 बंदे थे, ओके। मोलिब्डेनम माइनस चार्ज यहां पे नहीं चलेगा। उसमें यहां पे देख लो, देखो आपको पता नहीं दिख रहा है, इधर यहां पे -2 है, मैंने यहां पे भी लिखा है MOO4-2। इस रूप में हमारा पौधा जो है मोलिब्डेनम को अवशोषित करता है। एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जो क्षारीय पीएच पर अवेलेबल होता है। बहुत ही फेवरेट प्रश्न आता है कि मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण मृदा में कौन सी मिट्टी के अंदर दिखाई देंगे। जनरली वो रहता कहां है, क्षारीय में। तो कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, अम्लीय मिट्टी में। बहुत से लोगों का, गजब के लोगों का, यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट आउट कर लेना है कॉपी के टॉप पेज पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आने की संभावना जो आपकी 12th की आरबीएसई बुक है उसके अंदर स्पेशल दे रखा है। तो नेक्स्ट बार जितने भी सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर नोट आउट करें। उसके बाद अपन बात करें आयरन की। आयरन में कितना आ रहा है, प्लस चार्ज, यानी कि ये बंदा किसका होगा, कम गतिशील का। तो डाल दो इसके अंदर। चलिए सर, उसके बाद आया, चलिए अब अपन बात करें जिंक की। तो भैया जिंक को तो तुम्हारे को टच नहीं करना है, क्योंकि ये तो पहले जा चुका है, अगतिशील हो चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको आप देख सकते हो। अगतिशील में सिर्फ बंदे कितने आते हैं, फास्फोरस और हमारा जिंक। उसके बाद बोरोन के पास जाओ, बोरोन के पास माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज किसके पास है, निकिल के पास। तो भैया निकिल को लेके जाओ और Ni2+ कर लो। ये जितने भी मैंने आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं, मैं बात करूं NH4+, Cu2+, K+, Ca2+, Mg2+, आयरन मतलब 2+, निकिल 2+, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो हमारे कैसे होंगे, कम गतिशील। क्योंकि ये बंदे भरे हुए हैं, इस लड़की को कुछ भी नहीं चाहिए, पहले से माहौल सेट है, ये नहीं जाएगी।
इसको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत भारी बंदा बच रहा है जिसका नाम है आपका मैग्नीज। वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रकार का अपवाद ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैग्नीज जो है ये किसका है, मर्दा के अंदर अधिक गतिशील है, मर्दा के अंदर कम गतिशील है, मर्दा के अंदर अगतिशील है, तो मैंने आपको अपवाद कहा है और अपवाद यहां आ गया Mn2+। बंदा किसका होना चाहिए था, इन भाइयों का, क्योंकि प्लस के साथ में प्लस वाला जाता है, लेकिन इसने बगावत कर दी। मैग्नीज ने बोला कि नहीं, अपने तेरे साथ नहीं बैठेगा काम, अपन जाएंगे किसके साथ, आपके दुश्मनों के साथ, यानी कि आपकी जो माइनस चार्ज है उसके अंदर जाएंगे। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया मैग्नीज जो है वो अपने मिट्टी के अंदर कैसा है, अधिक गतिशील है, कम गतिशील है, या फिर आपसे पूछा जाए अगतिशील है, तो आपको बेझिझक होकर उत्तर क्या देना है, अधिक गतिशील। क्या याद रहेगा, ये सारे के सारे आपके बहुत अच्छी तरीके वाले से क्वेश्चन रहते हैं। अब आप एक केस देखिए, आपने बार बार सुना होगा कि एक चावल का पौधा होता है, चावल के पौधे के अंदर हमेशा और हमेशा ये वाले उर्वरक दिए जाते हैं। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्या कारण रह गया कि चावल के खेत के अंदर भाई नाइट्रोजन तो दो रूपों में ली जाती है, NO3- NH4+, लेकिन आप तो जनरली इसको तो नहीं देते चावल के खेत को। क्या कारण रहता है, आप देख लो, जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा वो हमेशा अधिक गतिशील रहता है। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आपने इसको दे दिया माइनस चार्ज में, तो ये पानी के साथ में घुल जाएगा और पानी के साथ में घुल के इसकी चालकता बढ़ जाएगी और ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा, हमारे पौधे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। चावल के खेत में बहुत फेवरेट और फेमस क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर में कि चावल के खेत में नाइट्रोजन के कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, तो चावल के अंदर हमेशा और हमेशा अमोनिकल उर्वरक डाले जाते हैं, क्योंकि नाइट्रेट उर्वरकों की क्या हो जाती है, लीचिंग के द्वारा हानि हो जाती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, पोषक तत्वों का जल के साथ में घुल के मृदा की निचली सतह में चले जाना। और लीचिंग जो होती है वो हमेशा और हमेशा किसकी सुधार में उपयोग में लाई जाती है, आपके लवणीय जो मिट्टी है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, वो भी आपको याद होनी चाहिए कि जैसे ही मैं एसी में बैठा, आपके पास फोन है और आप एसी में बैठ गए और बैठे बैठे आप क्या हो गए, बिजी हो गए। बिजी का मतलब क्या हो गए, आप व्यस्त हो गए। ए का मतलब क्या, एसिडिक सोइल यानी कि अम्लीय मृदाएं, और सी का मतलब क्या, चूना। यानी कि बहुत सी बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है कि अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चूना। बी का मतलब क्या, बेस। बेस को अपन अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार। तो मिट्टी कौन सी बन गई, क्षारीय। जी से आप क्या याद करोगे, जिप्सम। ध्यान रखना, जिप्सम जो है वो आपके क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक होती है लवणीय, एक होती है क्षारीय और एक आपके होती है अम्लीय। तो अम्लीय के लिए चूना आ गया, क्षारीय के लिए जिप्सम आ गया, लेकिन लवणीय के लिए क्या आएगा, तो लवणीय का मतलब क्या हो गया, लवणीय से आप ल से ल याद कर लो, ल से लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है, आप ऊपर से जितने भी पोषक तत्व या फिर ऊपर लवण आए हैं उनको मिट्टी के अंदर जाने दो, उनका निक्षालन होने दो। तो ये सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन है, ये आपके सुपरवाइजर 2021 का क्वेश्चन है। एक ट्रिक से आप 2 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, लगातार 2 पेपरों के अंदर आए हैं, और भी आ सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। ये हमारे क्या हो गई, मृदा में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। याद रखें, हमेशा चावल के खेत में अमोनिकल पोषक तत्व दिए जाते हैं, कभी भी नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग करने से उनकी क्या हो जाएगी, लीचिंग द्वारा हानि। और मैग्नीज अपवाद है, बंदा तो इनका था लेकिन ये बंदा रहता नहीं है। कहां रहेगा, अधिक गतिशील के अंदर। क्या याद रहेगा क्वेश्चन। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपका नया टॉपिक ये था चालकता के आधार पर। अब अपना जो नया टॉपिक आ रहा है वो है पौधे में गतिशीलता। गतिशीलता को अपन क्या बोलते हैं, चालकता। चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। यह भी काफी फेवरेट और बहुत सी बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए टॉपिक क्या आ रहा है, पौधे में गतिशीलता या फिर चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। अगर साथ में जुड़े हो तो आपको साथ साथ में नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहां कहां
कौन सी जगह पर पाए जाते हैं उसके बारे में अगर अपने को पता है तो ये बहुत इजी तरीके से अपन इन चीजों को बता पाते हैं। देखिए ये मैंने कोई पौधा बना लिया, जैसे कि मैं ये पौधा बना रहा हूं आपके सामने, एक छोटा सा, आपको काफी हेल्प भी करेगा। लगभग ये पौधा जो है आपको सामने दिख रहा होगा। ये जो पौधा है इसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ये पौधा काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये याद भी होना चाहिए। चलिए ये हमारे पास एक पौधा है और ये पौधे का रूट जोन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ऊपर वाला जो हमारा जोन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लूमल। क्या बोला जाता है, प्लूमल। चलिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगी ये पत्तियां कौन सी, तो साथियों ये पत्तियां हैं हमारी पुरानी पत्तियां। पुरानी पत्तियां नीचे हैं कि ऊपर हैं, भैया नीचे हैं, तो इसको अपन दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, निचली पत्तियां। क्या याद रह सकता है, पुरानी या फिर निचली पत्तियां। चलिए ये कौन सी है सर, ये हमारी है ऊपरी पत्तियां, शीर्ष नहीं, ऊपरी पत्तियां बोल दो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, नई पत्तियां। कौन सी पत्तियां, नई पत्तियां। क्या याद रहेगी, यानी कि ये न्यू लीफ है, ये ओल्ड लीफ है। ओल्ड को अपन क्या बोलते हैं, पुरानी, और ये हमारा क्या है, शीर्ष भाग। कौन सा भाग है, शीर्ष भाग। बहुत ही फेवरेट प्रश्न आते हैं और आपको अच्छी तरीके से याद करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इसमें प्रयास करते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा भाग, शीर्ष भाग, और ये सबसे नीचे वाला कौन सा भाग, पुराना भाग। चलिए अब आपको पता होना चाहिए कि मैं 3 अध्ययन लिख रहा हूं। सबसे पहला आ रहा है अधिक गतिशील। कौन सा आ रहा है, अधिक गतिशील, यानी कि हाईली मोबाइल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका वापिस कम गतिशील। चलिए उसके बाद में आपका इसके अंदर एक और नया ऐड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मध्यम गतिशील। क्या बोलते हैं साथियों, मध्यम गतिशील, यानी कि मिड मोबाइल बोल दो या फिर बोल दो मीडियम मोबाइल आप कह सकते हो। सबसे लास्ट में आ रहा है अगतिशील, इमोबाइल। इसके अंदर 4 हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, मर्दा में सिर्फ कितने थे, 3। अब इसमें आपने को देख रहा होगा कि अधिक गतिशील, कम गतिशील, मध्यम गतिशील, अगतिशील। जो मैं बोल रहा हूं आपको नोट आउट करना है साथ साथ में। चलिए इतना हो गया अपने पास। अब आपसे पूछें कि कौन कौन से पौधों के लक्षण, हमारे पौधे के ऊपर कौन कौन से पोषक तत्वों के लक्षण नीचे वाली पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। आप लोगों को पता है कि पुरानी को अपन कैसे लिखते हैं, तो PURANI। ये तो वार्षिक वाली भाषा हो जाती है, होती कि नहीं होती। तो ये पुरानी जो है इससे आप P वाला जोड़ा पकड़ लो, यानी कि NPK। NPK आ गया। अब अपने को M वाला जोड़ा पकड़ना है। M के अंदर सर कितने आते हैं, 3 बंदे आते हैं, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मैग्नीशियम ने हमारे साथ दगाबाजी कर दी थी, सॉरी मैग्नीज ने हमारे साथ दगाबाजी कर दी थी, भाइयों के साथ नहीं रहा। यहां पे भी ये बंदा भाइयों के साथ में नहीं रहेगा। तो आप लोगों को बता देना है, गया कौन, मैग्नीज, तो मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम दोनों क्या आ गए, अपने यहां आ गए। यहां पे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहां पे वापस लिख रहा हूं NPK MgMO, यानी कि ये तीनों जो है NPK सबसे मुख्य होते हैं, मांग के मौज करते हैं, यानी कि दारू वारू पीते हैं, दारूड़ी हैं 3 नीचे वाले, NPK MgMO। ओके, अब आप आओ सबसे टॉप वाले भाग में। शीर्ष भाग को अपन कहते हैं एपिकल। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एपिकल। एपिकल को अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, APICAL, एपिकल। इसके अंदर अपने को ट्रिक याद रखनी है कि A फॉर एप्पल, A के बाद में क्या आता है B, B के बाद में क्या आता है C। A से हमारा एपिकल भाग, B से हमारा बोरोन, यहां लिख रहा हूं बोरोन, C से हमारा कैल्शियम। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पौधे में बोरोन और जो कैल्शियम के लक्षण है वो हमारे को कहां दिखाई देंगे, कहां दिखाई देंगे इसके लक्षण, तो आपको बताना है शीर्ष भाग पे। कहां दिखाना है, शीर्ष भाग पे। तो आप देखिए 5 तो ये रहे और एक बंदा कहां बैठा है, टॉप भाग पे। तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमारे को याद कर लेना है। चलिए अब देखिए एक आएगा आपका जिंक। जिंक को मैं ऐसे लिख रहा हूं वड्डा सा, एलियो। जिंक को मैंने कैसे लिख दिया, इतना मोटा सा लिख दिया, यानी कि ये बंदा ऊपर भी रहता है और नीचे भी रहता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका जिंक है ये कहां पाया जाएगा, पौधे की ऊपरी एवं दोनों पत्तियों पर। यानी कि ये मैं जिंक लिख रहा हूं, यहां पे मिट नहीं रहा है, तो आपको अपने को ध्यान रख लेना है। ये मध्यम पत्तियों के ऊपर पाया जाने वाला एक पोषक तत्व है। मध्यम का मतलब क्या, ये नई पत्तियों पर भी इसके अपने लक्षण दिखाई देगा और जो छोटे वाली नीचे वाली जो पत्तियां हैं
उसके ऊपर भी इसके लक्षण दिखाई देंगे। क्या बात क्लियर हुई? बहुत सी बार अपने आप से बहुत सी बार यहां से प्रश्न आते हैं। उसके बाद आप देखिए आपके पास 17 आवश्यक पोषक तत्व थे। 17 जो है CH तो जमीन से आ जाते हैं, वो वातावरण से आ जाते हैं, अपने को लेने नहीं पड़ते। अब अपने को ध्यान होना चाहिए कि NPK Mg MO आ गया, उसके बाद में कैल्शियम और बोरॉन तो टॉप पे आ गई। अब बच कौन से रहे? आप आराम से पहले प्राइमरी ढूंढो। NPK तीनों आ रहे हैं, तीनों आ गए। उसके बाद आपसे पूछें कि भैया द्वितीयक कौन से, सेकेंडरी कौन से? S वाला जोड़ा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्या कैल्शियम आया? हां सर आ गया, कैल्शियम तो टॉप पे बैठा है। ओके। क्या मैग्नीशियम आया? हां सर आ गया, नीचे बैठा है। बच कौन रहा है? सल्फर। चलिए सल्फर को आप टेक दो, यहां पे हो गया सल्फर, S लिखा है, छोटा सा दिख रहा होगा सल्फर, ये सल्फर आ गया यहां पे। और कौन बच रहा है? अब आप आओ अपने पोषक तत्वों में, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म में कौन कौन से? अभी आपको मैंने बताया कि CM साहब, क्लोरीन है आपका कॉपर है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है। क्या मोलिब्डेनम आ चुका है? हां सर आ चुका है। क्या मैग्नीज आया? जी नहीं आया मैग्नीज। मैग्नीज को आप लगा दो ऊपर, मैग्नीज हो गया काम। उसके बाद कॉपर, क्या कॉपर आया? जी सर नहीं आया, कॉपर को भी आप टिका दो ऊपर। क्लोरीन आया क्या? जी नहीं, क्लोरीन भी नहीं आया। और कौन बच रहा है? एक निकिल बच रहा है। निकिल को हमारे को यहां पे ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि निकिल जो है वो यूरिया के अपघटन में मेनली सहायता करता है। उसके बाद ही अपनी ट्रिक खत्म नहीं हो रही। एक आयरन जो बच रहा है, उसके भी लक्षण कहां आते हैं? पौधे की ऊपरी पत्तियों पर। चलिए मैं आपको एक बार सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूं कि कैसे अपने को काम करना है। सबसे पहले आपसे पूछेंगे पौधे की निचली पत्तियों के ऊपर किस पोषक तत्वों के लक्षण आते हैं? NPK Mg MO, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। फ्री टॉप वाला भाग, यानी कि ये जो शीर्ष वाला भाग है, यहां पे किसके लक्षण आएंगे? कैल्शियम और बोरॉन। ABC से आप याद कर सकते हो। जिंक बहुत बड़ा है, जिंक जो है इसके लक्षण कहां आएंगे? ऊपरी पत्तियों एवं निचली पत्तियों, जिसको अपन ने क्या बोल दिया? मध्यम पत्तियां। तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सारे के सारे पीछे बच रहे हैं, वो कौन कौन से बच रहे हैं? देख सकते हो आप, मैग्नीज बच रहा है, कॉपर बच रहा है, आयरन बच रहा है, क्लोरीन बच रहा है और आपका सल्फर बच रहा है। ये आपके जितने भी जो पोषक तत्व हैं और आपके जो है, इसको अपने को लगाना है। तो ये अपने को कौन से पे दिखाई देंगे? आपकी नई पत्तियों पर। नई पत्तियों की बात हो रही है, यानी कि ऊपरी पत्तियों की बात हो रही है। चलिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे? सबसे पहले पूछा जाता है कि अधिक गतिशील बताइए पौधों के अंदर। अधिक गतिशील, ठीक है सर। अधिक गतिशील कौन से? जो नीचे वाले दारूडिये हैं वो यहां रहते हैं, मन पड़ा तब दारू पी के ऊपर चढ़ जाते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो इसके अंदर आप कौन से लगाओगे? NPK Mg MO, यानी कि मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये मृदा के अंदर कैसे रहते हैं? अधिक गतिशील। चलिए उसके बाद अब आपसे पूछे कि कम गतिशील भैया कौन से? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कम गतिशील कौन से? अब कम गतिशील कौन से हैं? वापिस आ जाओ, देखें इन बंदों के पास जगह कहां है? इतनी सी तो बेचारों के पास जगह है, कहां जाएंगे ये भैया? तो ये आपके क्या होते हैं? कम गतिशील। कौन कौन से सर? एक आपका क्लोरीन था, एक आपका कॉपर था, एक आपका मैग्नीज था, एक आपका आयरन था और एक आपका सल्फर था। ये हमारे क्या है? कम गतिशील। क्या याद रहेगा? उसके बाद मध्यम। भाई नाम से पता चल रहा है कि मध्यम गतिशील कौन सा होता है। एक ही बंदा था जो मध्यम पत्तियों पर देखे, और उस भाई का नाम क्या है? Zn। Zn का मीनिंग क्या होता है? जिंक। ओके। उसके बाद सबसे लास्ट में आ रहा है अगतिशील। मैं अगतिशील को यहां लिख रहा हूं। अगतिशील का मतलब क्या हो गया? इमोबाइल। क्या हो गया साथियों? इमोबाइल। चलिए आप वापिस आओ। इनके पास कोई जाने की जगह है क्या? क्या बोरॉन के पास, कैल्शियम के पास ऊपर जाने की जगह है? कहां जाएंगे? ऊपर के ऊपर, सर बोर्ड के ऊपर चले जाएंगे? नहीं, ये बंदे कहीं नहीं जा सकते। तो ये बंदे जो हैं आपके क्या होते हैं? अगतिशील। अगतिशील कौन सा? बोरॉन। और दूसरा कौन सा? कैल्शियम। ओके। अब ये आपके पौधे के अंदर गतिशीलता का सिस्टम चलता है। पौधे के अंदर गतिशीलता का सिस्टम आपसे पूछें तो आप लोगों को यह बता देना है। बहुत इजी है और काफी बार इनसे प्रश्न भी आते हैं। अब एक जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको आपको आसानी से सुनना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा के अंदर अगतिशील है। आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि मृदा के अंदर अगतिशील की बात हो रही है तो केवल और केवल दो बंदे, एक हमारा फास्फोरस और एक हमारा जिंक। ओके। फिर उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं कि ऐसा पोषक तत्व जो मृदा के अंदर क्या हो? अगतिशील, लेकिन पौधे के अंदर अधिक गतिशील हो।
पौधे के अंदर अधिक गतिशील कौन सा है? देखो ये भी है, क्या इधर और इधर मैच हो रहा है क्या? ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे। क्या बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को आप नोट आउट भी कर लो। दूसरा क्वेश्चन फिर मैं पूछता हूं, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे के अंदर मध्यम गतिशील लेकिन मृदा के अंदर अगतिशील? पौधे के अंदर मध्यम गतिशील करते ही आपका उत्तर हो जाना चाहिए कि मध्यम की बात कर रहा है बंदा तो एक ही था, वो तो हमारा जिंक था। ओके, क्या ये पौधे के अंदर भी मध्यम गतिशील है? जी जनाब है। क्या मृदा के अंदर अगतिशील है? हाँ है। मृदा के अंदर दो बंदे अगतिशील होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? फास्फोरस और जिंक। क्या ये काम क्लियर हो सकता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी अपन पढ़ के आए हैं ये अपने को सारे के सारे एक बार में ही आने चाहिए, तो अपने को पता होना चाहिए कि कैसे अपने को क्वेश्चन करना है। चलिए, मृदा में चालकता के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा, जिनके ऊपर माइनस चार्ज है वो हमेशा अधिक गतिशील, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो हमेशा कम गतिशील। फास्फोरस और हमारा जिंक जो है अगतिशील। एक हमारा अपवाद जिसका नाम है Mn2+, वो होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कम गतिशील, लेकिन चला किसमें जाता है? अधिक गतिशील में। वापिस सुन लो, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अधिक गतिशील। या आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार करना, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि बार बार इससे बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको पूरे के पूरे फुल बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। जिनके ऊपर मैंने रेड रेड कर रखा है उनको आपको टच तक नहीं करना है, ये अपने को पता होना चाहिए। क्या क्लियर हुआ? अब आपका ये टॉपिक, उसके बाद देखिए कम गतिशील के अंदर चावल के खेत के अंदर मैंने बहुत स्पेशल काम बताया है आपका NH4+। जब चावल पढ़ाएंगे तो चावल के अंदर बहुत से क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। चावल के अंदर दो परतें बनती हैं, एक बनती है अपचयन परत जिसको अपन बोलते हैं रिडक्शन जोन, एक बनता है ऑक्सीकरण जोन। ऑक्सीकरण के अंदर कौन से डालते हैं और अपचयन के अंदर कौन से डालते हैं, इसके लिए बहुत एक फेवरेट ट्रिक आती है जो आपको बार बार हेल्प करती है। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी जिसका नाम था रावण। क्या नाम था? रावण। उसकी स्पेलिंग क्या हो गई? RAONE। रो का मतलब क्या हो गया? रिड्यूस, रिड्यूस जोन, ये लिख लो। आगे क्या आ रहा है? ए का मतलब क्या हो गया? अमोनिकल उर्वरक चावल के अंदर बनने वाला जो रिड्यूस जोन है उसके अंदर ही अपन डालते हैं। याद रख लेना, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचयन जोन। क्या बोला जाता है? अपचयन जोन। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अपचयन क्षेत्र बोल दो, जोन बोल दो। उसके बाद ओ का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जोन। और एन का मतलब क्या हो गया? हमारा जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट उर्वरक किस जोन में डाले जाते हैं? वो हमेशा ऑक्सीकरण जोन में डाले जाते हैं। बहुत फेवरेट। और रावण वाली ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलिए साथियों, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब आपने जो हेडिंग चलेगी आगे वो अपने को थोड़ा याद कर लेना है कि अन्य क्रियाओं में भी क्या पोषक तत्व सहायता करते हैं। अन्य क्रियाओं में पोषक तत्वों का योगदान। बहुत सी बार इनसे भी प्रश्न आते रहते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। चलिए साथियों देखिए, एक बहुत ही फेवरेट चलता है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। साथ साथ में आप भी बनाते रहे। प्रकाश संश्लेषण जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अरे सिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है जो पौधों में भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें चेंज करना? रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना। किसमें चेंज करना? रासायनिक ऊर्जा में। इसका मतलब यही होता है, प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें चेंज करना है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना है। इतना अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं 6CO2 प्लस 12H2O। ये क्या करते हैं? अपनी लाइट का मीनिंग क्या हो गया? प्रकाश। और हमारा पर्णहित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। एक हरे कलर का वर्णक होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। उसके साथ साथ में क्या निकलती है? 6O2 के अणु और 6 वापिस H2 के अणु। ये हमारे को पता होना चाहिए। ये जो है आपके प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अपने को इतना पता होना चाहिए। उसके अंदर हमारे जो पोषक तत्व हैं उनका क्या रोल है, उनसे बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये एक प्रक्रिया इसके अंदर चलती है। एक नाम आया है यहां पे पर्णहरित, इसको अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है,
पर्णहरित की अपन बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका आ रहा है पर्णहरित। पर्णहरित का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो हरित लवक हो जाएगा, है ना। तो अपने को पता होना चाहिए कि पर्णहरित क्या है? क्लोरोफिल। ये क्या चीज है? ये हरे रंग का एक वर्णक है, हरे रंग का वर्णक, ये अपने को पता होना चाहिए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है इसमें हमारे पोषक तत्वों का क्या रोल है? पोषक तत्वों से हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? भाई हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो हमारा जो मैग्नीशियम है वो भैया दादा है, दादा बहुत ज्यादा किंग है, उसको अपने को याद करना ही पड़ेगा। इसके चारों ओर जो रहता है वो रहता है नाइट्रोजन। कौन रहता है? नाइट्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सी बार जेड के अंदर कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बायो हो, चाहे वो एजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि पर्णहरित की संरचना का मुख्य अवयव बताइए, मैग्नीशियम, और इसका सहायक अवयव बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ये जो आपको चारों तरफ एक छोटी छोटी सी ये जो चारों तरफ से रिंग दिख रही है, इस रिंग को दोस्तों क्या बोला जाता है? पोरफायरिन रिंग। क्या बोला जाता है? पोरफायरिन रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पोरफायरिन रिंग किसकी बनी होती है, आप लोग आराम से देख सकते हो, नाइट्रोजन की बनी होती है। आप इसी तरीके से इसको देख सकते हो कि मैग्नीशियम जो है वो आपका नाइट्रोजन के चारों ओर, सॉरी मैग्नीशियम के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? नाइट्रोजन। ये जो चारों ओर बना रहा है इसको मैंने क्या नाम रख दिया? पोरफायरिन रिंग। अंग्रेजी और हिंदी एक ही होती है। अब ये जो आपके बीच में ये बंद दिख रहा है, ये बंद किसका बना होता है वो अपने को पता होना चाहिए। एक आपका आयरन और एक आपकी मैग्नीज। तो यानी कि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में बनने वाला बंद वो आपने को बताना है आयरन और मैग्नीज। ट्रिकली तरीके से सर कैसे याद करें? मैंने एफएम रेडियो सुनते सुनते, एफएम मतलब कि आयरन और मैग्नीज, एफएम रेडियो सुनते सुनते मैग्नीशियम के चारों ओर नाइट्रोजन की पोरफायरिन रिंग बना दी। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको आराम से याद करना है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पर्णहरित का मुख्य अवयव बताइए, तो आप लोगों को क्या कर लेना है? मैग्नीशियम। आपसे पूछा जाएगा सहायक अवयव बताइए, तो आपको क्या कर लेना है? सहायक अवयव कौन सा? ये बंदा, तो लिख दो नाइट्रोजन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निर्माण में सहायक कौन होते हैं, तो निर्माण में दो बंदे। पहले का नंबर क्या है? आयरन। दूसरे का नंबर क्या है? मैग्नीज। एबीसीडी में पहले कौन आएगा? एफ। तो आपको पहले बता लेना है एफ ई जो है ये होता है निर्माण में मुख्य अवयव और ये हमारा होता है सहायक अवयव। क्या यह बात याद रहेगी? क्या यह बात याद रहेगी? पर्णहरित से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? पर्णहरित का मुख्य अवयव बताइए, मैग्नीशियम। सहायक अवयव बताइए, नाइट्रोजन। निर्माण में सहायता कौन करते हैं? दो बंदे। पहले का नाम क्या है? आयरन। दूसरे का नाम क्या है? मैग्नीज। इनमें भी मुखिया कौन? आयरन। सेकंड नंबर सहायक निर्माता कौन? आपका मैग्नीज। आपसे प्रश्न पूछे पोरफायरिन रिंग कौन बनाता है? नाइट्रोजन। इनके बंद बनाने में निर्माता कौन है? तो आपका क्या हो गया? आयरन और आपका मैग्नीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार तो जेट में ही पूछा गया कि आपके जो क्या होता है ना, कोशिका, कोशिका की मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये अपने को याद होना चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम सर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमेशा हमारे को क्या करना है? कैल्शियम सी पहले आता है। कभी भी इस चैप्टर में आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो अल्फाबेट को जो अक्षर पहले दिख रहा है उत्तर हमेशा वही माना जाता है। 100% हो सकता है कि ऐसे बहुत से कार्य होंगे जो एक जैसे आपके कार्य देखने को मिलेंगे, उसमें आप कौन सा करोगे? आप करोगे जो आपको पहले दिखता है, यानी कि सी इसमें एम से हमेशा एबीसीडी में पहले आता है, वो हमारे को कर लेना है। तो इसका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको जमा के लिख दे। यहां पे जो है, यहाँ पे निर्माण में सहायक में सारे के सारे ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे आपको दिख नहीं होंगे। निर्माण में भैया सहायक है दो। पहला कौन सा? आयरन। दूसरा कौन सा? मैग्नीज। इन दोनों में भैया पहला कौन सा रहेगा? मुखिया कौन सा रहेगा निर्माण में? तो आपका आयरन। सहायक निर्माता कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीज। ये हमारे को इजी तरीके से याद होने चाहिए। चलिए उसके बाद में आप एक रिएक्शन को देखिए। ये रिएक्शन अपन अभी पढ़ के आए थे। यहां पे ये जो O2 बार निकल रहा है इसको अपन बोलते हैं प्राणदायक ऑक्सीजन। प्राणदायक
दायक ऑक्सीजन। यहां पे बहुत अच्छी तरीके से लफड़ा फंस जाता है कि प्राणदायक जो हमारे पास जो ऑक्सीजन दिख रही है ये कहां से आती है। तो आप लोग देखो CO2 के पास भी ऑक्सीजन है, H2O के पास भी ऑक्सीजन है, तो दोनों के बीच में लड़ाई सी हो जाती है। वो कहता है कि मैंने इसको ऑक्सीजन दिया है, वो कहता है कि मैंने इसको ऑक्सीजन दिया है। इसके लिए बहुत फेमस वैज्ञानिक आते हैं जिनसे बार बार प्रश्न हमारे से पूछे जा रहे हैं, वो हमारे को याद करना है। उनका नाम क्या है? वॉन हिल। क्या नाम है? वॉन हिल। इन्होंने क्या किया था? जल का अपघटन कर दिया, यानी कि इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान आने वाली प्राणदायक जो ऑक्सीजन है वो हमेशा और हमेशा हमारे जल से आती है। तब वैज्ञानिक थोड़ी मानने वाले थे, वैज्ञानिकों ने कहा सिद्ध करो। तब ये बंदा सिद्ध करता है और ये क्या करता है? जल का अपघटन करता है। सर जल का अपघटन कैसे करता है? अभी बता रहे। ये हमारा जल है, इसको दो भागों में तोड़ दो, H+OH-। क्या क्लियर हुआ? H+OH-। जल को दो भागों में तोड़ दिया। उस समय भी हमारे दो पोषक तो काम कौन करते हैं? एक करता है क्लोरीन और एक आपका जो है वो करता है मैग्नीज। इसको आप याद कैसे करोगे? C से आप एक C ले लो, M से आप एक M ले लो, यानी कि CM साहब ने जल को तोड़ा। आपसे प्रश्न सीधे आते हैं कि जल अपघटन में कौन सा पोषक तत्व सहायता करता है, तो आपका उत्तर क्या चला जाएगा? आप आसानी से देख सकते हो क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका उत्तर क्या जाना चाहिए? मैग्नीज। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जल अपघटन जब ये वॉन हिल के द्वारा दिया गया तो इसका दूसरा नाम है हिल रिएक्शन, या फिर इसका नाम, ये भाई मर जाएगा आदमी तो अपना नाम तो छोड़ के जाए, अपनी छाप तो छोड़ के जाए। इतना बड़ा सा काम करके गया है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए उसको कि मैंने इतना बड़ा काम किया तो जिंदगी में मैं मर जाऊंगा, कम से कम आगे आने वाली मेरी संतानें कम से कम ध्यान तो रखेंगे पापा जी को ऐसा बढ़िया काम करके गए थे। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे जल अपघटन में कौन से दो पोषक तत्व सहायता करते हैं, तो एक तो आपका करता है क्लोरीन और एक आपका कौन करता है? क्लोरीन और उसके साथ साथ मैग्नीज। सही है, यानी कि ट्रिकली क्या है? CM साहब ने जल को तोड़ा। पहले क्या था? पहले हमारा था कि FM रेडियो सुनते सुनते मैग्नीशियम के चारों ओर नाइट्रोजन की पोरफायरिन रिंग बना दे। वो याद होना चाहिए, उल्टे पुल्टे नहीं होने चाहिए। जल ले, CM साहब चले जड़ के ऊपर, जल को भैया तोड़ दिया। अपन क्या कर सकते हैं इसमें? चलिए अब तीसरा पॉइंट और देखिए। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, किसकी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उस समय हमारी दो प्रोटीन बनती है, उनसे भी बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 1 प्रोटीन और नंबर 2 प्रोटीन। एक होती है फेरेडोऑक्सिन। कौन सी होती है? फेरेडोऑक्सिन। ये बहुत हेल्प करती है आपकी लाइट रिएक्शन के अंदर, फेरेडोऑक्सिन। और दूसरी का नाम क्या है? प्लास्टोसाइनिन। क्या नाम है साथियों? प्लास्टोसाइनिन। इनसे बहुत सी बार फेवरेट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा, ये इसके अंदर अपने को पता भी होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं PC, शॉर्टकट क्या हो गया? PC। और इसको मैं क्या लिख रहा हूं? इसको PC लिख दिया और इसको लिख दिया FD। ये याद करने का एक छोटा सा टोटका है। क्या है? टोटका। चलिए फ से आप एक अपना पोषक तत्व निकाल दो, Fe। F से आपने क्या निकाल दिया? Fe। इसको क्या कहा जाता है? फायरन नहीं बोला जाता मेरे साथियों, इसको बोला जाता है आयरन। Fe से आप आयरन याद करोगे। P से आप याद करो, देखो प्लास्टोसाइनिन आ रहा है, C से हमारा आ रहा है कॉपर। बहुत सी बार ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितनी प्रोटीन का निर्माण होता है? जनाब 2। पहली कौन सी? फेरेडोऑक्सिन। दूसरी कौन सी? प्लास्टोसाइनिन। जरूरी नहीं कि मैंने फेरेडोऑक्सिन पहले लिखा तो पहले वही बनेगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। फेरेडोऑक्सिन, उसके बाद में कौन सी? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन को कौन बनाता है? कॉपर, जिसको आपने याद कैसे किया? PC से। फिर दूसरी कौन सी आ रही? FD से अपने क्या बना दिया? F से हमारा फेरेडोऑक्सिन, D से डॉक्सिन। भाई डॉक्सिन के ऊपर जोर पड़ रहा है तो सीधी सी बात है आप डॉक्सिन याद कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत सी बार प्रश्न आते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा सा हल्का हल्का सारी चीजों का रिवीजन कर लेते हैं, बाकी अपन देख लो। सबसे पहले आ रहे हैं मर्दा में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। जिनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए उनको अपन क्या बोल देंगे? जिनके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा वो हमेशा अधिक गतिशील रहेंगे, और उसके ऊपर जिनके ऊपर माइनस चार्ज है वो अधिक गतिशील है, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो कम गतिशील है। लेकिन एक अपवाद, जिसका नाम क्या है? मैग्नीज। होना किसका चाहिए था? कम गतिशील में, लेकिन चला किस में जाया? चला किस में गया? अधिक गतिशील के अंदर। उसके बाद अगतिशील कौन है? केवल 2। कौन कौन से छुड़ाए थे? एक आपका फास्फोरस और एक आपका दूसरा कौन सा आ रहा है? बोरोन।
एक आपका एक तो आपका फास्फोरस और दूसरा कौन सा है, जिंक, जिनके ऊपर हमने रेड कर रखा है, उनमें हमारे को पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद में अपन नंबर सेकंड पोजीशन पे चलते हैं। कम गतिशील कौन सा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देख लो, आराम से एक बैगेज को छोड़ देना, बाकी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पौधे की, पौधे को आप एक बार संरचना को इजीली देख लो। ये नीचे वाली पत्तियां हैं जिसको अपन में कहते हैं पुरानी पत्तियां। पुरानी पत्तियों के अंदर कौन रहेगा, एनपीके एमजीएमओ। ओके, उसके बाद ऊपर शीर्ष वाले भाग को क्या बोलते हैं, एपिकल ट्रिक क्या हो गई, एबीसी। एबीसी से क्या हो गया, एपिकल, बी से बोरॉन, सी से कैल्शियम। उसके बाद नई पत्तियां कौन है, सल्फर है। यहां पे भैया सल्फर लिखा है, किसी को नहीं दिखे, किसी को पता नहीं चल रहा हो तो सल्फर है, क्लोरीन है, आयरन है, मैग्नीज है और कॉपर है। ये हमारे ऊपरी पत्तियों पर पाए जाते हैं। ऊपरी पत्तियों को क्या बोलते हैं, नई पत्तियां। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट और ये जिंक जो है ना, बड़ा सा ऐसे करके ऐसे हो गया, इसको आप ऐसे बना दो, ये ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, दोनों तरफ मजे लेता बंदा। उसके बाद आप आ जाओ यहां पे अधिक गतिशील, नीचे वाले हमेशा अधिक गति कर सकते हैं, एनपीके एमजीएमओ। यहां पे कौन है अगतिशील, भैया ये बंदे कहां जाएंगे, जो पौधे के टॉप भाग पे रहते हैं, उनके पास जगह ही नहीं है। मध्यम गतिशील कौन है, जिंक, जो ऊपर भी मजे ले नीचे भी मजे ले। कम गतिशील कौन है, जो आपके ऊपरी पत्तियों के ऊपर आएंगे, यानी कि इसमें आप लिख सकते हो हमेशा जो ऊपरी पत्तियों वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं आपके कम गतिशील। चलिए उसके बाद में अमोनिकल उर्वरक हमेशा कहां दिए जाते हैं, चावल के कौन से जोन में दिए जाएंगे, हमेशा रिड्यूस जोन। रिड्यूस जोन को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन जोन। नाइट्रेट उर्वरक कहां दिए जाते हैं, ऑक्सीकरण जोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्या पोषक तत्व अन्य क्रियाओं में भी भाग लेते हैं, जी जनाब लेते हैं। नाम बताइए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या हो गया, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर दो। उसके बाद C6CO2 12H2O के अणु प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्राणदायक ऑक्सीजन निकलती है, साथ साथ में हमारा जल भी निकलता है। अब जो है जल जो है वो तो निकल के खत्म हो गया, प्राणदायक ऑक्सीजन जो आप लेते हो वो कहां से आती है, ये वॉन हिल ने बताया कि ये तो जल से आती है। कैसे पता करा, ये आपके सामने पर्णरहित है, वॉन हिल तो यहां बैठे हैं। वॉन हिल की बात करें तो इसको हिल अभिक्रिया बोलते हैं। इन्होंने जल को दो भागों में तोड़ दिया और इसके सामने जो है हमारे कौन से बंदे दो काम करते हैं, एक तो क्लोरीन काम करता है और एक हमारा मैग्नीज काम करता है। ये हमारे को पता होना चाहिए कि सीएम साहब ने जल को तोड़ा। वापिस आ दो, पर्णरहित की संरचना वेरी इंपॉर्टेंट। भैया पर्णरहित से आप मजाक मत कर लेना, क्योंकि पर्णरहित से बात सी बार क्वेश्चन आते हैं। पर्णरहित का मुख्य अवयव मैग्नीशियम, सहायक अवयव नाइट्रोजन, निर्माण में सहायक आयरन और आपका मैग्नीज। यानी कि हमारे ध्यान रखना वो सीएम साहब वहां है, एफएम रेडियो यहां है। इसको एफएम रेडियो आप याद कर लेना। बंद कौन बनाता है, एफएम रेडियो। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रोटीन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो प्रोटीन, पहले का नाम क्या है फेरेडोक्सिन, दूसरे का नाम क्या है प्लास्टोसाइलिन। फेरेडोक्सिन को कौन बनाता है भाई, फेरेडोक्सिन को कौन बनाता है, फेरेडोक्सिन को बनाता है हमारा आयरन। प्लास्टोसाइलिन को कौन बनाता है, कॉपर। और यहां पे हमारी जो यहां पे क्लास है वो आज के लिए इतनी ही रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जरूर साथ में जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो साथी है उनके बीच में शेयर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि सर आपकी क्लासें कैसी लग रही हैं। बाकी वाले टीचर भी लेते हैं, उनकी भी क्लासें बताएं कि वो क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोई भी नए बैच से संबंधित या फिर कुछ भी है, तो आप बढ़िया तरीके से आप संपर्क कर सकते हो 70738375 7073837582। ये अपनी नंबर है, आप आराम से मोहन सर के नाम से इसको सेव कर लो। कोई भी रिगार्डिंग हो, सुपरवाइजर की तैयारी करो तो किसी की भी तैयारी करो, बाड़मेर के अंदर श्रृंगेरी चौराहे के ऊपर अपना जो है संस्थान है ऑफलाइन, आप आराम से आके इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाई केस किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, करंटली नोट्स, वो जो है मंगवा सकता है व्हाट्सएप के ऊपर, पीडीएफ फॉर्म भी रहेगी, कोई उसका चार्ज नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।